ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ हरजोत कौर मान ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करती है इन द चैनल ऑफ रिजल्ट गुरु 2.0। तो यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रेलवे में पूछे जा रहे हैं बार बार। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अगर लाइट ईयर की बात करी जाए, प्रकाश वर्ष की बात करी जाए, तो इससे टाइम के साथ कंफ्यूज नहीं होना और समय के साथ कंफ्यूज नहीं होना। पहला ऑप्शन है हमारे पास समय, दूसरा है डिस्टेंस, दूरी की बात हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की गति के बारे में बात हो रही है, और तीसरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रकाश की तीव्रता की बात हो रही है। तो अगर लाइट ईयर आ जाए या पारसेक आ जाए, अगर लाइट ईयर की बात हो रही है या पारसेक की बात हो रही है, तो एक ही चीज याद रखनी है, वो है हमारी किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई है। अगर लाइट ईयर प्रकाश वर्ष की बात हो रही है, लाइट ईयर, या हम बात करते हैं पारसेक की, तो ये भी क्या है, हमारे पास दूरी है। ये दोनों दूरियां ऐसी हैं कि जब हम बात करते हैं यूनिवर्स की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो वहाँ पे डिस्टेंस या दूरियां बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वजह से हम लोग इनको यूनिट्स को लेते हैं, नहीं तो किलोमीटर्स में नापते लगते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से क्या है, लाइट ईयर हो गया या हमारे पास ये पारसेक हो गया, तो ये वाली यूनिट्स हमारी यूज़ होती हैं, ये इकाइयाँ हमारी यूज़ होती हैं यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में जो डिस्टेंस नापने के लिए। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस? अगर लेंस की बात करी जाए तो लेंस हमारे नॉर्मल बड़े बूढ़े लोग भी जिनकी निगाह में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आई साइट प्रॉब्लम हो जाती है, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक लेक्चर करा था। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हम आई साइट की बात करते हैं, देखने की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, लेंस लगते हैं। अब लेंस का कुछ पावर होता है, हमें पता चलता है कौन सा लेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लेंस कम स्ट्रॉन्ग है। तो वो कौन सी चीज़ बताती है, वो पावर बताती है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है। तो अगर बात करी जाए पावर की बात करते हैं, तो पावर से यही चीज याद रखनी है कि उसका यूनिट कौन सा है। पहले उसके बारे में बात करते हैं। हर्ट्ज हो सकता है, डायोप्टर हो सकता है, एंगस्ट्रॉम हो सकता है, फर्मी हो सकता है। तो पहली बात करते हैं पावर की, क्षमता की बात करते हैं, लेंस की क्षमता की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं। तो ये होती है 1/f। यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ है, यहाँ पे इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किस में होती है, हमारी मीटर्स में होती है, हमारी मीटर्स में होती है। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है, जो हमारा ये 1/मीटर बन जाएगा, ये पावर को किसको बोलेंगे, डायोप्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। डायोप्टर से याद रखना है पावर ऑफ लेंस। इसका मतलब ये है कि जिसका फोकल लेंथ कम है, तो वो जल्दी जो रेज आ रही है, जो प्रकाश की किरणें आ रही है, उनको क्या है, जल्दी बेंड कर रहा है। तो इसका ये मतलब होता है पावर ऑफ लेंस का। अगर बात करी जाए एंगस्ट्रॉम की, तो एंगस्ट्रॉम से याद रखना है, ये होता है 10⁻⁻10 10⁻⁻10 मीटर की बात करते हैं। अगर बात करते हैं फर्मी की, अगर बात होती है फर्मी की, तो फर्मी से याद रखना है 10⁻⁻15 10⁻⁻15। और ये बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे रेलवे के फेवरेट एग्जाम में आता है कि एंगस्ट्रॉम का क्या है, फर्मी का क्या है। अगर माइक्रोन आता है, माइक्रोन से याद रखना है म्यू, तो ये क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। अगर बात करी जाए नैनो की, नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। नैनोमीटर क्या है, नैनो के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, 10⁻⁹ मीटर। तो इसको ऐसे ही याद रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, अ लाई डिटेक्टर एपरेटस इज नोन एज, एक झूठ डिटेक्टर उपकरण के रूप में भी जाना जाता है। सीस्मोग्राफ की बात करते हैं, भूकंप सूचक यंत्र, बैरोग्राफ, वायु दाब लेखी, पोलैरीमीटर की बात करते हैं, और पॉलीग्राफ की बात करते हैं। अगर बात करी जाए कि लाई डिटेक्ट करना है, झूठ को पकड़ना है, तो याद रखना है पॉलीग्राफ, क्योंकि उसमें देखते हैं कि आपकी हार्ट बीट कितनी फास्ट हो रही है, कितनी ज्यादा कम हो रही है, वो आपकी लाई डिटेक्शन में हेल्प करती है। तो उसमें याद रखना है ग्राफ के थ्रू हम लाई डिटेक्ट करते हैं, झूठ पकड़ते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, पॉलीग्राफ हमारा आंसर है। तो पॉलीग्राफ से आपको ये चीज याद रखनी है। अगर बात करी जाए सीस्मोग्राफ की, तो ये बताता है कि जो हमारा अर्थक्वेक आया या भूकंप आया, वो कितनी इंटेंसिटी का आया है। इसमें दो हमारे पास आता है, रिचर स्केल के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। रिचर स्केल किसका है, ये भी हमारा भूकंप का है, पर ये बताता है कि कितनी डिस्ट्रक्शन, कितनी तबाही मचा चुका है भूकंप, उसके बारे में बताता है। अगर बैरोग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो बैरोग्राफ से याद रखना है बार। तो बार किसका यूनिट है, ये हमारा दाब का यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है, ये हमारा प्रेशर का यूनिट है। तो ये बताता है वायु दाब। अगर पोलैरीमीटर की बात करी जाए, तो पोलैरीमीटर कोण बताता है, जो हमारी पोलराइज्ड प्रकाश होती है ना, वो कितना एंगल बना रही है, तो वो बताता है पोलैरीमीटर, वो बताता है पोलैरीमीटर। तो यहाँ से आपको सारे ऑप्शन याद रखने हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हमारे पास क्या है, एन एमीटर इज, एक एमीटर हम यूज करते हैं। एमीटर को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम वहां पे क्या है, करंट को देखते हैं, विद्युत धारा को देखते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं कितनी वैल्यू आती है, तो एमीटर हमारा इस काम आता है। तो बात करते हैं एक पहला ऑप्शन है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, माध्यमिक साधन होता है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, निरपेक्ष साधन। अगर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग उपकरण। इंटीग्रेटिंग
इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है, जो हमारा एमीटर है वो है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और एमीटर से एक चीज़ और याद रखनी है कि ये हमारा विद्युत धारा को मेजर करने के लिए हेल्प करता है। ये उपकरण हमारा विद्युत धारा के बारे में बताता है। तो ये किसके होगा, सीरीज में होगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम लगाएंगे एमीटर, ताकि उसमें ये चीज़ पता चले जो करंट आ रहा है वो सीधा सीधा एमीटर में पास करी जाए। तो इसकी एक और विशेषता होती है एमीटर की, कि जो इसका प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है, ताकि जितना भी करंट फ्लो करे तो वो बहुत इजीली पास कर जाए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था रेलवे के, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था ओम लॉ के ऊपर। अब एमीटर के बारे में बात कर ली तो ओम लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है एमीटर के ऊपर। तो ये चीज़ याद रखनी है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ये एमीटर का काम करेगा ही नहीं, करंट फ्लो नहीं करवाएगा, विद्युत धारा फ्लो नहीं करेगी। तो इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि रेजिस्टेंस इसका लो होना चाहिए, या प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अगर बात करी जाए ओम लॉ की, तो ओम लॉ में ये चीज़ बोली गई, ओम लॉ ने ये एक चीज़ कही बस कि आपने दो एंड्स लिए, मेटल की कोई रॉड ली, उसके आगे पीछे आपने क्या करा, वोल्टेज अप्लाई करती है। नॉर्मल हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन आता है, वो क्या करता है, ऐसे करके दो पॉइंट्स पे कनेक्ट करके पोटेंशियल देखने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं अगर हमने जितना ज़्यादा पोटेंशियल दिया, जितना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ा दिया, उतना ही ज़्यादा विद्युत धारा उसके अंदर फ्लो करेगी। जितना ज़्यादा पोटेंशियल दिया दोनों एंड्स के ऊपर, दोनों किनारों के ऊपर, तो उतना ही ज़्यादा विद्युत धारा फ्लो करेगी। तो ये चीज़ याद रखना। इसका मतलब ये है जो हमारा पोटेंशियल है दैट इज समानुपाती है किसके, विद्युत धारा के। तो अगर यहाँ पे इनको इक्वल करना है तो क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं जिसकी एक इक्वल वैल्यू होती है, V = IR आ जाता है। ये है हमारा ओम लॉ, जहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध है, I क्या है, विद्युत धारा है, और V की बात करी जाए तो ये वोल्टेज है जो हम देते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें, सारी चीजें याद रखनी है। एमीटर किसके काम आता है, हमारा करंट या विद्युत धारा को मापने के लिए। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच एनर्जी ऑफ द विंड डज अ विंड मिल यूज, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। अगर बात करी जाए विंड मिल की बात करते हैं, विंड मिल्स हमारी बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होती हैं। आप मुझे कमेंट में आंसर बताओ कि मैक्सिमम विंड मिल्स कहाँ पाई जाती है हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे बात करते हैं थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करती है, हीट एनर्जी को यूज़ करती है, हाइड्रो एनर्जी को यूज़ करती है, तापीय ऊर्जा को यूज़ करती है, गतिज ऊर्जा को यूज़ करती है, ऊष्मा एनर्जी को ऊर्जा को यूज़ करती है, पन बिजली ऊर्जा। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, विंड मिल में क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बनी होती है हमारे पास, पंखी बनी होती है ना। तो क्या होता है, जैसी हवा आती है वो पंखुड़ियाँ क्या है, घूमना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा यूज हो रही है उसकी। तो गतिज ऊर्जा से ये चीज़ आंसर याद रखनी है। तो हमारी क्या चीज़ यूज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन कम बैकवर्ड्स व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन। तो याद रखना है जो हमारी काइनेटिक एनर्जी गन की है, जैसे हमने गोली चलाई, ठीक है जी, तो उसमें क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है जो गन की है वो हमेशा ही कम होती है, ठीक है। इक्वलेंट टू द बुलेट, गोली के बराबर, 0 0 मोर देन बुलेट, गोली से ज्यादा, लेस देन बुलेट। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है वो हमेशा ही कम होती है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखना है, क्या है हमारे पास, ½ mv²। m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, हमारी वेलोसिटी है, वेग है, जो हमारी बैकफायर की वजह से हमारे गन में मिल जाती है। तो ये चीज़ें याद रखना है। अगर बात करी जाए यहाँ पे क्या है, संवेग, जो रेखीय संवेग है वो उसकी संरक्षण करते हैं। अगर बात करी जाए m1 v1, जितना ही संवेग हमारे बुलेट का है उतना ही हमारी गन का होगा। बस उसमें क्या है, लीनियर कंजर्वेशन होता है, किसका होता है, मोमेंटम का होता है, बस उसको संवेग का होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, लेस देन बुलेट है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम होती है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है। जो न्यूटन का पहला नियम था, उन्होंने ये बात बोली कि जो जिस स्टेट में, जिस स्थिति में जो बॉडी है या कोई वस्तु है वो उसी स्थिति या उसी वस्तु में, उसी स्थिति में रहना पसंद करेगी, उसी स्टेट में रहना पसंद करेगी। इसका क्या मतलब है, मान लो कोई इंसान मूव कर रहा है तो वो चलते ही रहना पसंद करेगा, अगर कोई इंसान रुका हुआ है तो वो रुके रहना ही पसंद करेगा, कोई गाड़ी है वो मूव कर रही है, आपने क्या करा, आपने बल लगाया उसको रोकने के लिए, जैसे ही आपने ब्रेक लगाई, जितने भी बस में सवारियां होती हैं वो आगे की तरफ क्या होती हैं, आगे की तरफ जाती है या पीछे की तरफ जाती है। जैसे हमने ब्रेक लगाया तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, क्योंकि क्या है, हम मूविंग स्टेट में, हम ऑलरेडी आगे जाना चाहते हैं बट हमें रोक दिया गया, हमें रोक दिया, तो हम
एकदम से क्या होता है उसको बोलते हैं जड़त्व। जो एकदम से आगे शिफ्ट करना है उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का सिद्धांत भी बोलते हैं। जैसे मान लो बस रुकी हुई है और सवारियां बैठी हुई हैं, जैसे ही बस चलेगी तो क्या हम पीछे की तरफ चलते हैं ना, पीछे की तरफ हल्का सा झटका लगता है। तो वो झटका क्यों लग रहा होता है हमारा, क्योंकि हम रेस्ट पे थे, हम बिल्कुल ही काम डाउन थे, पर हमने क्या है, हमने मूव करना स्टार्ट कर दी तो क्या हुआ, पीछे की तरफ झटका लगा हमें, क्योंकि हम वहां पे रहना पसंद कर रहे थे, हमारी बॉडी वहां पे उस स्थिति में रहना पसंद कर रही थी। यही होता है जड़त्व। जो जड़त्व है, इनर्शिया है, वो हमें हमेशा ही उस स्थिति में रहने के लिए मजबूर करता है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, जो फर्स्ट नियम है उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, लॉ ऑफ फोर्स, बल का नियम बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं, विस्थापन का नियम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है, लॉ ऑफ इनर्शिया याद करना है, ठीक है जी। अगर बात करी जाए न्यूटन का दूसरा नियम की बात करते हैं, तो दूसरा नियम हमें बल की परिभाषा बताता है। बल की परिभाषा क्या बताता है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। ये हमारा सेकंड लॉ है, सेकंड नियम है न्यूटन का, गति का सेकंड नियम है। तो ये चीज याद रखना है। मास, यहाँ पे m क्या है, मास है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन है, b f क्या है, फोर्स है, बल है, ये चीज बताता है। अगर थर्ड की बात करी जाए, थर्ड क्या है हमारी, हम किसी को थप्पड़ मारते हैं, ऑपोजिट वाला हमें थप्पड़ मारता है, तो इसका मतलब ये है जितना एक्शन करोगे उतना रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। आपके न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या है, हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत पूछा गया था हमारे फर्स्ट शिफ्ट में। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फॉर द मैक्सिमम रेंज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन शुड बी, अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपण कोण होना चाहिए 60 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अगर प्रोजेक्शन की बात करी जाए, प्रोजेक्टाइल की बात करी जाए, तो मैक्सिमम एंगल हमारा क्या है, रेंज मैक्सिमम किस में होगी, रेंज मैक्सिमम उसमें होगी जिसमें हमने कोण क्या बनाया है, 45 डिग्री का कोण बनाया। आप नॉर्मल कोई चीज फेंक के देखो, आप 45 डिग्री पे एंगल पे फेंकोगे वो ज़्यादा दूर जाएगी एज कम्पेयर टू कोई भी अलग कोण लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, ठीक है जी। रेंज मैक्सिमम किस में आएगी, अगर आप 45 डिग्री पे एंगल पे बनाओगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। फोर्थ आंसर है हमारा। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ द रिटार्डेशन इन द एक्सेलरेशन, मंदक का अर्थ है त्वरण में। तो अगर यहाँ बात करी जाए त्वरण की, तो त्वरण हमारे पास दो टाइप के, एक तो होता है जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और एक्सेलरेट करते हैं, मतलब स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। जैसे ही हम ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देते हैं उसको बोल देते हैं मंदक। मंदक में क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव त्वरण होता है। तो इसके याद रखना है, नकारात्मक की बात हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, हमारी नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ठीक है जी। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों की गति के नियम का प्रस्ताव किसने दिया था, इसाक न्यूटन सर ने दिया था, जॉनस कैपलर ने दिया था, या गैलीलियो सर ने दिया था, रॉजर बैकॉन ने दिया था। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि इसाक न्यूटन सर ने हमें दो चीजें दी थी। एक तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था, और दूसरा इन्होंने ये बताया था कि गति के नियम तक इन्होंने दिए थे, ठीक है जी। तो ये चीज याद रखनी है, न्यूटन सर से दो चीजें याद रखनी है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इन्होंने बताया था कि कोई भी दो वस्तुएं जिसके द्रव्यमान है वो हमेशा ही एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स शो करेंगे, अट्रैक्टिव बल शो करेंगे, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। अगर बात करी जाए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इन्होंने बताया, और दूसरा इन्होंने क्या करा, न्यूटन या गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। अगर प्लैनेटरी मोशन की बात करी जाए, ग्रहों की गति के नियम के बारे में बात करी जाए, तो कैपलर सर ने दिए थे। तो यहाँ पे आंसर याद रखना है, कैपलर सर और 3 नियम दिए गए थे। पहला कि एलिप्टिकल बनाएगा, यहाँ पे एक जगह पे फोकस पे सन होगा और बाकी सारी जगह पे हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो घूम रही होगी। और दूसरा उन्होंने बोला कि इक्वल क्षेत्रफल इक्वल टाइम में कवर करेंगे। और तीसरा उन्होंने बोला टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है रेडियस का 3/2 के। अब गैलीलियो सर के बारे में बात करी जाए, गैलीलियो सर ने ये बताया था, कभी पूछते हैं कि वो नियम बताओ जो फॉलिंग बॉडी का नियम है, गिरती हुई वस्तुओं का नियम है, वो किन्होंने दिया था, वो गैलीलियो सर ने दिया था। अगर मान लो वैक्यूम में हम तीनों बॉडीज को, अलग अलग मास वाली बॉडीज को एक साथ फेंकते हैं, तो क्या है, वो एक समय पे एक टाइम पे ही नीचे आती है, इसके द्रव्यमान के ऊपर नहीं फर्क पड़ता। तो ये चीज गैलीलियो सर ने बताई थी। तो यहाँ पे तीनों चीजें आपको याद रखनी है, और तीनों चीजें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट एक्स के वैल्यू
वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर पृथ्वी की सतह पर लगभग प्लाइन वेग की बात करते हैं, प्लाइन वेग वो वेग है जितनी आप वेलोसिटी दोगे किसी वस्तु को, कितनी वेग दोगे कि वो अपने अर्थ या पृथ्वी के चुंगल से बाहर निकल जाए, उसकी गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है, इसको प्लाइन वेग बोलते हैं। और प्लाइन वेग हमारा कभी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या है, अगर हाथी को भी अगर आप इतनी वेलोसिटी या वेग दे दोगे तो वो भी चला जाएगा, अगर आप इंसान को भी उतनी वेलोसिटी या वेग देते हो तो भी चला जाएगा। मतलब क्या है, द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी भी वस्तु को जिसको भेज रहे हो उसके द्रव्यमान के ऊपर नहीं डिपेंड करता। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है। कितना वैल्यू है यहाँ पे, क्या है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पे सेकंड है जी, यहाँ पे मिनट भी नहीं है, यहाँ पे आवर्स भी नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, कई बार ऑप्शन में हमें सीधा सीधा देता है, बहुत सारे रेलवे क्वेश्चन में ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन आ रखा है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट। 11.2 तो आपको वैल्यू याद रह जाती है, किलोमीटर पर सेकंड याद रखना जरूरी है, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ द V अपॉन I इज अ कांस्टेंट, देन व्हाट इट इज कॉल्ड। पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, कूलम बोलते हैं, रेजिस्टेंस प्रतिरोध बोलते हैं। हमने ओम लॉ में देखा था, ओम लॉ में क्या था, हमने एक कोई कंडक्टर ले लिया, उसके ऊपर क्या है आसपास में जो किनारे हैं उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल अप्लाई, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट फ्लो होना, ये है हमारा ओम लॉ। और जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देखा था, जो कांस्टेंट आता था, एक नियत वैल्यू आ जाती थी, उसमें क्या है, वो क्या है हमारी प्रतिरोध होती है। V इज इक्वल टू IR होता है हमारा ओम लॉ। तो यहाँ पे याद रखना है R क्या है, होता है प्रतिरोध होता है। ये हमारा फोर्थ आंसर है, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब। अगर रदरफोर्ड मॉडल की बात करी जाए तो उन्होंने ये बात बोली कि जो हमारे प्यारे से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के आसपास क्या घूमते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, पर वो ये नहीं बता पाए कि ये जो आसपास घूमते हैं वो कैसे घूमेंगे इनके। अब मैक्सवेल सर ने एक बात बताई, कहते कहते कि अगर घूमेंगे तो मतलब क्या है, चार्ज्ड बॉडी, कोई भी चार्ज्ड आवेश कैरिंग बॉडी होती है, कोई वस्तु ऐसी है जिसके ऊपर आवेश है, अगर वो घूमेगी तो वो क्या है, एनर्जी बाहर निकालेगी। तो इसके मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करता करता नाभिक में चला जाएगा या समा जाएगा। रदरफोर्ड मॉडल में यही दिक्कत थी। यहाँ पे हमारे पास नाभिक था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन्स अगर घूमते घूमते, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आवेश है इनके ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कई बार इसके आवेश के ऊपर भी क्वेश्चन आया रेलवे में, तो आपको याद रखना है, अगर इसकी चार्ज की बात करी जाए, आवेश की बात करते हैं, तो आवेश इसका कितना है, आवेश इसके ऊपर कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम की बात हो रही है। और कूलम क्या है, हमारा SI यूनिट है, इकाई है किसकी, चार्ज की, आवेश की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे घूमते 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 अपनी क्या है ऊर्जा बाहर देते जाएंगे, तो क्या है नाभिक में जाके मिल जाएंगे। तो क्या चीज नहीं बता पाए, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस ये बता पाए थे, चार्ज ऑफ एटम परमाणु का आवेश इसके बारे में भी। अब क्या है, एक परमाणु की स्थिरता के बारे में नहीं बता पाए थे, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे। तो हमारा थर्ड आंसर क्या है, इसका सही आंसर है। अगर फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमारा तब तक पता चल गया था। चलो जी, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, मिक्सचर ऑफ द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो ऑफ द एक्वेरिजिया। अगर बात करी जाए अमल राज किसको बोलते हैं, अमल राज किसको बोलते हैं, अगर हमने क्या करा, एक पोर्शन ले लिया नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का ले लिया, और दूसरा 3 पोर्शंस ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, इसको बोलते हैं एक्वारेजिया या अमलराज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर, इस मिक्सचर में इतनी ताकत है कि कुछ भी जाके उसके अंदर डाल दोगे ना, सब कुछ डिजॉल्व हो जाएगा, सब कुछ अपने अंदर समा लेगा, सब कुछ समाने की क्षमता रखता है। तो इसको ये चीज याद रखना है, जो हमारा अमलराज है इसका रेशो क्या क्या है हमारे पास, 1:3। 1:3 से याद रखना है हमारे पास क्या है, HNO3 है एक पोर्शन, मतलब क्या है, अगर आपने 10 लीटर HNO3 लिया है तो 30 लीटर हम क्या लेंगे, HCl लेंगे, ठीक है जी। तो 30 लीटर हम क्या लेंगे, HCl लेंगे। बस यहाँ तक यही चीज याद रखनी है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है 1:3। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखा है। अगर बात करते हैं पीएच वैल्यू की बात करते हैं, पीएच वैल्यू में क्या होता है, हमारा एसिड होता है, बेस होता है और ड्रिंकिंग वाटर होता है। कई बार हमारे ब्लड के पीएच के बारे में बात होती है, तो आज इसके बारे में सारी चीजें बात करते हैं। एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। अगर बात करी जाए पीएच वैल्यू, अगर 7 से कम होती है, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम हो जाती है तो क्या हो जाती है, ये एसिड हो जाती है, अम्ल हो जाती है, तब हो जाती है अम्ल। अगर 7 से ज्यादा है तो इसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ठीक है जी। अगर 7 है तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। अब बात करी जाए, अगर मान लो सब्सटेंस हमारा लेस है तो हमारे पास क्या याद रखना है, एसिड है, 7 से कम। अगर पूछा जाता है कई बार हमारे रक्त है, जो हमारा ब्लड है, उसका पीएच कितना है, तो याद रखना है 7.4।
7.4 हमारे ब्लड या रक्त का होता है। अगर बात करी जाए हमारे ड्रिंकिंग वाटर की, जो पीने वाला पानी होता है, इसका भी कितना पीएच होता है, 7.4 से ही याद रखना है। 7.4 हमारे रक्त का है, 7.4 का ही हमारे ड्रिंकिंग वाटर का पीएच चाहिए, जो पीने वाला पानी का। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ द कैल्शियम क्या होता है हमारे पास, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है, एटॉमिक मास ऑफ द कैल्शियम क्या होता है हमारे पास, 40 होता है, इसको याद रखना है। और हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में जाके उठा के देखोगे ना, उसमें पूछा गया क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है, क्यूप्रिक का क्या है, कॉपर का क्या है उसमें। तो ऑक्सीडेशन नंबर सबके याद रखने हैं। तो हमारे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, मतलब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को देना पसंद करता है। अब यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान पूछना है तो हमें याद रखना है 40। चलो जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हमारे पास क्या है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी, क्या होता है जी, नॉमेनक्लेचर हुआ। ठीक है, तो अब क्या है, जो कार्लस लीनियस सर थे ना, उन्होंने टैक्सोनॉमी का फादर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने थ्योरीज दी इसके ऊपर, टैक्सोनॉमी के ऊपर। ठीक है जी, तो अब क्या है हमारे पास ऑप्शन है, एंगलर हो गया, कार्लस लीनियस हो गया, बेंथम एंड द हुकर। बात करते हैं। अगर बात करी जाए, कई बार सेल पूछा जाता है, डेड सेल किसने बताया था, तो रॉबर्ट हुक सर ने बताया था। याद रखना है यहाँ पे, डेड सेल के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट हुक सर, रॉबर्ट हुक। ठीक है जी। अगर बात करी जाए डीएनए की, तो डीएनए के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट याद रखना है, पीछे वाली चीज आपको याद रखनी है अलग से। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, बार्क होता है, जैसे डेड सेल्स होते हैं, जैसे आप नॉर्मल देखते हैं आसपास के, हम प्लांट्स देखते हैं, आसपास के दरख्त देखते हैं, आसपास की चीज़ें देखते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे पास आसपास में बहुत मोटा सा ऐसे पत्त बनी होती है ना, तो उसमें क्या है, उसमें जो सेल होते हैं डेड सेल होते हैं, उसके बारे में बताया था रॉबर्ट हुक सर ने। उसके बाद डीएनए के बारे में याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन सर ने बताया था। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बहुत बार पूछा गया, इसका आंसर है कार्लस लीनियस। चलो जी, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एड्स। एड्स का फुल फॉर्म आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी आ चुका है। अगर एड्स के बारे में बात करी जाए, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम या एक्यूट इम्यून डेफिसिट सिंड्रोम, एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम या एक्यूट इम्यून डेफिसिट सिंड्रोम, इसमें याद रखना है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको ऐसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर किसी इंसान को एड्स हो गया किसी भी रीजन के कारण, किसी भी कारण तो उसकी क्या है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, वो जल्दी ही बीमारियों को पकड़ लेता है और इस वजह से ये क्या धीरे धीरे मरते जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है। हमारा इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड, मतलब आपने लिया है। ठीक है, इम्यून मतलब आपके इम्यून सिस्टम को फोकस करेगा, मतलब क्या है, आप बीमारियों के साथ लड़ने की क्षमता आपकी बिल्कुल खत्म कर देगा। डेफिशिएंसी मतलब होता है आपकी उस चीज़ में कमी आना। अगर सिंड्रोम की बात करी जाए तो सिंड्रोम है हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, फर्स्ट एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, फुलरीन इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, फुलरीन एक एलोट्रॉपिक ग्रुप है किसका, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन का, या बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, जो हमारा कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए, तो वो क्या करता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाता है। ग्राफीन भी इसका है, जैसे हम अपने हम पेंसिल्स यूज करते हैं, उसके अंदर ग्राफाइट होता है, तो ग्राफाइट भी क्या है, उसका फॉर्म है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का। तो कार्बन से याद रखना है फुलरीन, इसको बकमिनिस्टर फुलरीन भी बोलते हैं, बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं, फ्लोरीन भी बोलते हैं, और इसको C60 भी बोलते हैं कि उसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, फ्लोरीन क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है। अगर ग्रेफाइट की बात करी जाए तो ग्रेफाइट भी इसका एलोट्रॉपिक फॉर्म है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। ठीक है जी, क्योंकि ये लेयर्स में होता है, आप जैसे पेंसिल में लिखते हो तो क्या होता है, लेयर बाय लेयर खत्म होती जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये चीज़ बात करते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न है, विच ब्रिटिश फिजिस्ट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स 1906 फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के ऊपर इतने क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, जेम्स चैडविक है, नील्स बोर है, जे थॉमसन है, या अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। अगर कैथोड रे ट्यूब के बारे में भी क्वेश्चन आता है तो भी याद रखना है, जे थॉमसन की बात हो रही है। ठीक है जी, अगर न्यूट्रॉन की बात हो रही है तो न्यूट्रॉन क्या है, हमारा जेम्स चैडविक सर ने बताया था न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी खोज इन्होंने दिया था। ठीक है जी, अगर बात करी जाए यहाँ पे जे थॉमसन हमारा सही आंसर है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड सर को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके जी, चलो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, इफ द न्यूक्लियस ऑफ
एन एलिमेंट, यदि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उसके तत्व का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसमें क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उनको ऐड कर देना है, सम कर देना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा? द्रव्यमान की संख्या आ जाएगी। तो इसमें क्या चीज करना है, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करने के 12 + 11 करा तो क्या आया हमारे पास? 23 आ गया। 12 + 11 करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर है, 4th आंसर। ठीक है जी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अगर नाभिक के बारे में पूछा जाता है, संख्या के बारे में पूछा जाता है, तो सिंपल सी बात है, हमारे नाभिक में क्या पाए जाते हैं? हमारे पास प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है, उतना ही पॉजिटिव आवेश जितना ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, विच टाइप ऑफ द टिश्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। अगर बात करी जाए, डिफरेंट पूछा गया, कौन से सेल्स ऐसे डिफरेंट है? अगर बात करी जाए एपिडर्मल टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, मेरिस्मेटिक टिश्यूज या न्यूट्रल टिश्यूज, जटिल ऊतक, विभेदयोजक ऊतक या तंत्रिका ऊतक या एपिडर्मल ऊतक की बात करते हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बड़े ही अच्छे होते हैं, क्योंकि ये क्या है, जाइलम और फ्लोएम, इसके 2 पार्ट्स हैं। तो वो क्या है, एक फूड ट्रांसफर के लिए यूज होता है, एक हमारा वाटर ट्रांसफर के लिए। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास जाइलम है और एक हमारे पास फ्लोएम है, जाइलम है और एक हमारे पास फ्लोएम है। ठीक है जी। अब आगे मूव करते हैं। हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज कैपेबल ऑफ द सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन मतलब क्या है, जो हमारे पास एक सेल है, जो कोशिका है, वो आगे विभाजित हो जाती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आकर निम्नलिखित कौन सा हमारे पास ऊतक कोशिका विभाजन के संक्षेप है? तो बताओ इसमें कौन सा है? पेरेन्काइमा है, जाइलम है, मेरिस्मेटिक है, स्क्लेरेन्काइमा है। तो यहाँ पे याद रखना है मेरिस्मेटिक होता है हमारा। और मेरिस्मेटिक ज़्यादातर वो प्लांट्स की उस जगह पे हिस्से में पाया जाता है जहाँ पे ग्रोथ होनी होती है। जैसे रूट्स की बात करी जाए, जहाँ पे हम रूट्स की बात करते हैं वहाँ पे भी ग्रोथ होती है। हमारे स्टेम की बात करी जाए, टिप्स की बात करी जाए, तो वहाँ पे ये चीज़ पाई जाती है। क्या पाया जाता है? मेरिस्मेटिक, क्योंकि ये विभाजित हो जाता है, आगे विभाजित कर सकता है अपने आप को, इस वजह से ग्रोथ होनी वहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे मेरिस्मेटिक्स को याद रखना है। अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, फादर ऑफ द मॉडर्न बॉटनी इज, फादर ऑफ द मॉडर्न बॉटनी पूछा गया है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, हमारे पास क्या है, कार्लस लिनियस है, लुईस पैस्चर है, जे मेंडल है या एडवर्ड जेनर है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कार्लस लिनियस हमारा सही आंसर है। लुईस पैस्चर की बात करी जाए तो इनके बारे में सबको पता है। एडवर्ड जेनर सर ने हमें क्या दिया था, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन। और लुईस पैस्चर सर ने पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में बताया था। अगर जे मेंडल की बात करी जाए तो उन्होंने क्या करा था, जो हमारे पास पीज होती है, मटर के होते हैं, उनके प्लांट्स के ऊपर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, पित्त रस का निर्माण बोगी के किस भाग से होता है? हार्ट से होता है, लंग से होता है, किडनी से होता है या लिवर से होता है, यकृत से होता है, गुर्दे से होता है, फेफड़े से होता है, हृदय की बात होती है। यहाँ पे बाइल जूस जो होता है हमारा, जो एक्जीक्रीट करता है, सिक्रीट करता है, सिक्रीट करता है, तो वो कौन सा करता है पार्ट? दैट इज लिवर। ठीक है जी, ये चीज याद रखनी है। अब ये वाले हमारे प्रश्न थे, जो हमारे 25 प्रश्न जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम बहुत सारे प्रश्न करते रहेंगे, हर रोज करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है जी, मिलते हैं। सत श्री अकाल।